हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। प्लीज़ वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल DK समदर्शी। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल था 1757 से 60। एक और था 1765 से 67। बीच में 5 साल के लिए शासन नहीं कर रहा था, ये कोई और कर रहे थे गवर्नर लोग। तो अभी मैं सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करूँगा। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ऐसा करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव में जो जो चीज़ें हुई थी, जो भी घटना घटी थी, उस सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था? बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान ठीक है, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान कौन थे? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय। बिहार के लिए कौन थे? राजा सिताब राय। ठीक है, तो बिहार के लिए कौन थे? राजा सिताब राय। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। फोन कर रहे थे। तो बिहार के लिए कौन थे? राजा सिताब राय। और बंगाल के लिए कौन थे? मोहम्मद रजा खान। ठीक है, इसमें राजा है, इसमें राजा है। ठीक है, एक और इसी में पॉइंट्स है। और उड़ीसा के लिए किन्हें अपॉइंट किया गया था? उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ। कौन थे? राय दुर्लभ की नियुक्ति की। कहने का मतलब है कि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही उप दीवान अपॉइंट हुए थे, जो कि बिहार से कौन थे? राजा थे। राजा सिताब राय।
जैसे ऐश्वर्या राय है ना, वैसे ही सिताब राय, राजा सिताब राय बिहार का। सेकंड है बिहार के बाद बंगाल का अगर हम लोग चलते हैं तो बंगाल के लिए उप दीवान कौन अपॉइंट हुए थे? इनका नाम था मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। जैसे खान सर हैं उसी तरह से ये भी रजा खान थे बंगाल के लिए। और तीसरा है उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के लिए कौन उप दीवान अपॉइंट हुए थे, नियुक्ति हुआ था? इनका नाम था राय, इसमें भी राय है, दुर्लभ राय, दुर्लभ है, नहीं पता, दुर्लभ जीना हो गया, जीना दुर्लभ हो गया, क्योंकि राय पहले ये है फिर राय दुर्लभ आ गया लास्ट में, उड़ीसा। ठीक है, तो आई थिंक याद हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं। यानी ये सारे जो काम हुई थी, चाहे जो भी घटना हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। 1757 का प्लासी का युद्ध इसी के शासनकाल में हुए, उप दीवान इसी के शासनकाल में अपॉइंट हुए बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। तो थर्ड पॉइंट में बात करता हूँ, बंगाल में द्वैत शासन का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का जनक इन्हीं को माना जाता है। इसमें कंपनी सब अधिकार ले लेता है द्वैत शासन में। ठीक है, दोहरी शासन इसको बोलते हैं, द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। तो द्वैत शासन का जनक फिर रॉबर्ट क्लाइव हुआ। श्वेत क्रांति हुई थी श्वेत विद्रोह। इस श्वेत विद्रोह, देखिए नाम में आंसर है, श्वेत लोग इस विद्रोह किया था। इन लोग के एक्चुअली होता क्या था इसमें कि दोहरी, इन लोग को जो भी भत्ता होता, दोहरी भत्ता मिलता था इन लोग को। ठीक है, दोहरी भत्ता मिलता था, तो इसके विरोध में इन लोग, दोहरी भत्ता बंद हो गया था। ठीक है, तो इसके विरोध में इसके विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था, अंग्रेज लोग किया था। ठीक है, कि हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, तो श्वेत विद्रोह भी उनके शासनकाल में हुआ। और 1765 में जान ही रहे हैं कि 1764 में क्या हुआ था, एक साल पहले इसके 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधियाँ हुआ था। ठीक है, और एक संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और अवध के नवाब सुजाऊ दौला, अवध के नवाब सुजाऊ दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, सुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी। किन के बीच? सुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच के साथ संधि हुई थी। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट पॉइंट है कि सलावत जंग। कैसा जंग? तो सलावत जंग नाम है,
सलावत जंग, कैसा जंग? तो सलावत जंग नाम है, सलावत जंग। तथा आलमगीर, कौन गिर? तो आलमगीर, आलमगीर फर्स्ट नहीं सेकंड, आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा, उमरा की उपाधि मिली थी, उमरा की उपाधि दी गई। ठीक है, उमरा को उपाधि दी गई थी। और लास्ट पॉइंट है, क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों, ठीक है, क्लाइव ने सेना के 3 केंद्र की स्थापना की थी, 3 केंद्रों की स्थापना की। ठीक है, क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों पर, कितना केंद्र पे? 3 केंद्रों की स्थापना की क्लाइव ने। कहाँ कहाँ? एक है इलाहाबाद, इलाहाबाद, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है बांकीपुर। ठीक है, चलता हूँ अब। तो ये सब जो भी क्लाइव ने 3 केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद में, मुंगेर में और बांकीपुर में। बांकीपुर पटना में है, ठीक है, मुंगेर तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट ही है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तीनों जगह क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की उस समय। और सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा ही उमरा की उपाधि दी गई थी। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी। श्वेत विद्रोह किया गया था अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज के सिपाहियों द्वारा, इसलिए श्वेत नाम है। अंग्रेज लोग गोरा होता था ना, इसलिए अंग्रेज सिपाही विद्रोह किए थे। दोहरी सत्ता मुझे मिलनी ही चाहिए, बंद क्यों कर दिया गया? ठीक है, तो श्वेत विद्रोह हुआ था इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। और बंगाल में द्वैत शासन का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को ही। उप दीवान नियुक्त हुए थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। बिहार में राजा सीताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ओके, बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सीताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की अपॉइंटमेंट हुई थी। 1757 का प्लासी का युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। इनका शासनकाल 2 चरणों में है, समझिए। एक चरण है 1757 से 60, 3 साल इधर है 3 इयर्स, और 2 इयर्स इधर है। ऐसे गवर्नमेंट कैसे पीएम का होता है 5 साल, वैसे ही ये भी 3 साल और 2 साल, यानी 57 से 60, अब बीच में गैप हो गया है, और फिर 65 से 67। ओके, चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। नेक्स्ट वेंसीटाट की मैं बात करूँगा। दूसरा वेंसीटाट, ये सब कंटिन्यू आए थे, यानी क्लाइव के बाद वेंसीटाट आए हैं, याद रखिएगा। 1760 से 64 के बीच। ठीक है, तो इनके बीच में ज़्यादा कोई घटना नहीं हुई है, बस मात्र एक ही घटना हुई वेंसीटाट में। क्या हुई? बक्सर का युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में। यानी क्वेश्चन आया कि बक्सर का युद्ध के समय 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुई थी, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटाट। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटाट था। ठीक है, तो वेंसीटाट 1760 से 64, वेंसीटाट का 4 इयर्स रहा, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ इसके शासनकाल में 1764 ईस्वी में, लास्ट में ही। यानी कि यही क्वेश्चन आया कि बंगाल का गवर्नर कौन था जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो बिहार में, बिहार के बक्सर में 1764 ईस्वी में कौन था? तो वेंसीटाट। यानी पहले क्लाइव आया, फिर वेंसीटाट आया।
ठीक है। थर्ड में आते हैं कर्टियर। तो फर्स्ट में रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर बंगाल के। सेकंड में हॉलवेल थे, सॉरी वेंसिटाट के पहले एक हॉलवेल भी थे। तीन को हम लोग थर्ड पे रख दीजिए। सेकंड में हॉलवेल थे, हॉलवेल, ठीक है। सेकंड में हॉलवेल 1760 में। इनके समय में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था हॉलवेल में। हॉलवेल में सिर्फ हुआ था क्या कि ब्लैक होल की घटना हुई थी। इनके समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है। ब्लैक होल की घटना एक्चुअली हुआ कब था छोटा डेट के साथ, तो 20 जून को हुआ था। 20 जून 1756, ठीक है। 1756, 20 जून 1756 में हुई थी। फिर थर्ड आते हैं वेंसिटाट 1760 से 65, एक सेकेंड, 60 से 65, ठीक है। तो वेंसिटाट के समय में भी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वेंसिटाट थे। अब मैं फोर्थ नंबर बताना चाहता हूँ कौन थे, वेरेलस्ट थे, ठीक है। 1700 का शासनकाल 1767 से लेकर 69 तक था, ठीक है। वेरेलस्ट थे। तो वेरेलस्ट तो जो 1767 से 69 के बीच में द्वैत शासन के समय गवर्नर थे। द्वैत शासन, क्वेश्चन आएगा कि द्वैत शासन के समय गवर्नर कौन थे 1767 से 69 के बीच में, तो वेरेलस्ट कौन थे, तो वेरेलस्ट। एक्चुअली द्वैत शासन 65 से 72 तक चला था, 65 से 72 तक, ठीक है। लेकिन 65 के बाद 67 और 69 आया, 1767 से 69 के बीच, 67 से 69 के बीच में वेरेलस्ट ही गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका जो जनक है, किधर गए, लॉर्ड क्लाइव जनक थे बंगाल में द्वैत शासन का जनक, ये द्वैत शासन का जनक थे, ठीक है। तो द्वैत शासन का जनक थे, तो ये 1765 से लेकर के 1772 तक चला था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि वेरेलस्ट द्वैत शासन के समय गवर्नर कौन थे 1767 से 69 के बीच में, तो वेरेलस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्टियर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। कार्टियर के समय इनके शासन का 1769 से लेकर 72 तक। तो 1769 के बीच, 1769 से 72 के बीच में कार्टियर बंगाल के गवर्नर थे। तो उस समय सिर्फ बंगाल में अकाल आया था। क्या आया था बंगाल में? अकाल। बंगाल में अकाल, ठीक है।
ये आया था एक्चुअली 1770 में, ठीक है, 1770 1770 में बंगाल में अकाल आया कार्टियर, जब उस समय गवर्नर थे बंगाल के तब, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर बस 5 ही थे। कौन कौन थे? पहला था क्लाइव था, ऐसे याद रखिए, क्लाइव, ठीक है। दूसरा था हॉलवेल, तीसरा था वेंसीटाट, और चौथा कौन था? वेरेलस्ट, ठीक है, वेरेलस्ट थे। और पांचवा था कार्टियर, ठीक है। क्लाइव, हॉलवेल, वेंसीटाट और वेरेलस्ट। कौन थे? वेरेलस्ट, वेरेलस्ट से चौथा, और लास्ट में कौन थे? कार्टियर, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव, हॉलवेल, वेंसीटाट, लस्ट और कार्टियर, ठीक है। कौन थे? कार्टियर थे। ये 5 रहे बंगाल के गवर्नर। अब आगे आता हूँ बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और यही सवाल आएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। दोनों बात समझ में आए? बंगाल के सवाल क्या है? बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ गवर्नर है सिर्फ, यहाँ गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बंगाल के गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स। इनके शासनकाल में भी कुछ पॉइंट्स हुए हैं, कुछ घटना घटी हैं। क्या पॉइंट्स है ज़रा देखते हैं। पहला, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बता ही दिए, ये पहला पॉइंट हो गया। और इस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए भी वारेन हेस्टिंग्स तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुए, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट पॉइंट है कि
1772 में ब्रिटिश शासन 65 से 72 तक था ना, तो 72 में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही समाप्त किया। किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। किसने करवाया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, WH। और नेक्स्ट पॉइंट है 1774 में, एक्चुअली इनका 72 से 85 शासनकाल है वारेन हेस्टिंग्स का। 1772 से 85। ठीक है, तो 1774 ईस्वी में क्या होता है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब हुई थी, 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब हुई थी, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 1784 में, कहाँ की बात है? कलकत्ता। कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने, किसने? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और पॉइंट है नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चला था। झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। यानी एक तरह से कह सकते हैं न्यायिक हत्या हो गई नंद कुमार की। न से न्यायिक, न से नंद कुमार, न्यायिक हत्या हो गई नंद कुमार जी का। फिर एक वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसे हैं, वारेन हेस्टिंग्स पर ही महाभियोग लगा था। हेस्टिंग्स पर महाभियोग। ठीक है, हेस्टिंग्स पे महाभियोग 1788 से लेके 1795। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का ये सारी घटना है इनके शासनकाल में। द्वैध शासन इन्होंने समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स। 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई, यानी न्यायिक हत्या हुई। और हेस्टिंग्स पे महाभियोग लगाया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग लगाया गया 1788 से 1795 के बीच। ये सारी कहानी है।
ठीक है। और पॉइंट है कि 1781 ईस्वी में इनका शासनकाल एक्चुअली कितना है, 85 तक है, 72 से 85, 8 साल इधर, 13 साल, 13 ईयर्स। वारेन हेस्टिंग्स। 1781 में क्या होता है, 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल, जी मतलब गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कोलकाता हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया, ठीक है। 1781 का अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल इस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स तथा उसकी काउंसिल एवं कोलकाता हाई कोर्ट के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया, ठीक है। और 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया। कलकत्ता में प्रथम फर्स्ट मदरसा स्थापित किया गया, ठीक है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। 1781 में प्रथम मदरसा मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए, मुस्लिम का शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। और इनके शासनकाल में क्या हुआ, 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध, 85 से 82 का मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि हुई। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 में, 1782 में सालबाई की संधि, ठीक है। सालबाई की संधि 1782, मान लीजिए कि साला का शादी हुआ है 1782 में, ऐसे तो मैं काफ़ी बूढ़े हो जाऊंगा, क्या अभी 2000 चल रहा है, ठीक है। बस याद करने का सेंस, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, तो संधि हुआ था ना, शादी थोड़ी हुआ था, संधि हुआ था, मिलन। 1782 में 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध व मंगलोर की संधि हुई। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में हुआ था मैंगलोर की संधि। मैंने इसका ट्रिक बताया हूँ अपने वीडियो में, MMS, ठीक है। MMS सेकंड में मैंगलोर की संधि, ठीक है।
और थर्ड में क्या था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, अयम से मद्रास की संधि और मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। आई थिंक यही होगा, ठीक है। तो 1784 की बात हो रही है अभी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, एक माइनस हो गया, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसे वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सब हुए हैं घटना। सत्रह सौ चौरासी में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ, तो बता ही दिए। और बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई 1784 में, ये मैंने बात बता दिया है। एक और पॉइंट है कि चार्ल्स विलिकन्स द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश और गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिकन्स। कौन थे? चार्ल्स विलिकन्स। क्या नाम था? चार्ल्स विलिकन्स। ठीक है, चार्ल्स विलिकन्स थे जो गीता और हितोपदेश का ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, गीता और हितोपदेश। ठीक है, चार्ल्स विलिकन्स। और पॉइंट्स है कि राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कहाँ चला गया? कलकत्ता स्थानांतरित हुआ। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हो गया। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इजारेदारी प्रथा होती थी, उसका शुरुआत हुआ। इजारेदारी प्रथा का शुरुआत यानी कि शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स। राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ जाता है? कलकत्ता। इसमें वारेन हेस्टिंग्स ही थे। एक गीता का ट्रांसलेशन हुआ चार्ल्स विलिकन के द्वारा, उस समय भी वही थे वारेन हेस्टिंग्स। चार्ल्स विलिकन द्वारा गीता, वही है पॉइंट्स। ऐसे ही और पॉइंट्स हैं। हिंदू और मुसलमान के कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। संहिताबद्ध ठीक है, संहिताबद्ध किया गया हिंदू मुस्लिम के कानून को। हिंदू और मुस्लिम इनके लॉज को, ये कानून को संहिताबद्ध किया गया। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम
का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। ठीक है, चलिए। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। घेरे की नीति अपनाई गई। ठीक है, प्रथम रोहिल्ला, गुरिल्ला नहीं रोहिल्ला, गुरिल्ला नहीं रोहिल्ला, प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774 ईस्वी में 1774, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774 के समय गवर्नर कौन थे। 1774 से मुझे पता ही है कि वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1774 से ही लेके 1785 तक। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है इनमें। 1775 में आसफुद्दौला, कौन? आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई थी। फैजाबाद की संधि हुई। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, मैं भी जो बताने जा रहा हूँ। ये तो 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई। 1775 में 1775 1775 में फैजाबाद की संधि आसफुद्दौला के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर, इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर, कौन इस्तीफा देते हैं भाई? तो वारेन हेस्टिंग्स। इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सॉरी फॉर दैट दिस मैच, प्लीज कम टू द पॉइंट। PIA दैट मीन्स कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में कहाँ पहुँचा? इंग्लैंड। 1785 में इंग्लैंड पहुँचा तो क्या हुआ? पहुँचा तो एक नाम है एडमंड, एक एडमंड हिलरी था ना, एडमंड हिलरी, तो ये एडमंड बर्क, यानी एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर क्या लगाया गया? महाभियोग। उसके ऊपर महाभियोग। ठीक है, महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया एडमंड बर्क द्वारा। इंग्लैंड पहुंचा तो मुकदमा दायर किया गया। ठीक है, दायर किया गया।
परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इनका शासनकाल है 1786 से लेकर 1793 एंड 1805 में भी। इनमें क्या क्या इनके शासनकाल में हुआ था? तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए थे। सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि अभी मैं जस्ट बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, 1792 में हुई थी। सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है इन्हें। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हें। सिविल सेवा हो गया, पुलिस सेवा हो गया, पुलिस सेवा का जन्मदाता अस्थाई बंदोबस्त, 1793 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1789 में दास व्यापार पर रोक, कॉर्नवालिस संहिता शक्ति का विभाजन, कॉर्नवालिस संहिता शक्ति का विभाजन, न्याय और प्रशासन को अलग करना, न्याय और प्रशासन को अलग करना, कॉर्नवालिस संहिता शक्ति का विभाजन, और कॉर्नवालिस की समाधि जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, कॉर्नवालिस की समाधि भारत में उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है।
और न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग पृथक्करण तथा शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। एक सेकंड। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और एक और है पटना में स्थापना हुई। भारत में नागरिक सेवा का जनक प्रशासन का यूरोपीयकरण हुआ। बस इतना ही पॉइंट से कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस जी का शासनकाल 1786 से 93 और 1805 में भी ये थे। जिले के समस्त इनके शासनकाल में जो भी घटना हुई है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर जो 1790 से 92 में हुई है तो इन्हीं के शासनकाल में हुई, और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी 1792 में हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में। सिविल सेवा का जन्मदाता यही है, कॉर्नवालिस जी हैं। पुलिस सेवा का भी जन्मदाता कॉर्नवालिस जी हैं। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस जी हैं। 1789 में दास व्यापार का रोक, कॉर्नवालिस की संहिता शक्ति का विभाजन, न्याय और प्रशासन। ठीक है। कॉर्नवालिस की समाधि भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में है। न्यायिक विभाग और राजस्व विभाग से पृथक्करण तथा शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों की समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट का स्थापना हुआ। कलकत्ता, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापना हुई। सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक भी इन्हें माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक
और लास्ट पॉइंट है प्रशासन का यूरोपीयकरण हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, अब चलते हैं इनके बाद वाले जो गवर्नर जनरल हैं, कौन है इनके बाद वाले, तो उनका नाम है जॉन सोर। सर का टाइटल लगाया हुआ है जॉन, जॉन अब्राहम है ना, वैसे जॉन अब्राहम सोर कर रहा है, जॉन सोर, अब्राहम नहीं जॉन सोर, वो तो हीरो हो जाएगा जॉन अब्राहम सोर, जॉन अब्राहम, लेकिन जॉन सोर है ये। सर का टाइटल इनका। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था और इनका शासन कब से कब तक था, 1793 से 98, 93 से 98, 1793 से 98, 93 से 98, 1793 से 98, जॉन सोर। पहला पॉइंट में 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में आया था, अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1793 का। उसके बाद फिर द्वितीय रोहिल्ला का युद्ध हुआ 1794 में, 93 के बाद 94 में। एक सेकेंड, निज़ाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई। खुदरा पैसा का नहीं, खुर्दा, 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 खुर्दा। निज़ाम एवं मराठों, निज़ाम एवं मराठों के बीच किस चीज़ का लड़ाई हुआ, खुर्दा, खुर्दा की लड़ाई हुआ। कब हुआ था, तो 1795 में। ठीक है, तो 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं। जॉन सोर के शासनकाल में 1793 का चार्टर अधिनियम, द्वितीय रोहिला युद्ध 1794, निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई 1795 में। ठीक है, एक और पॉइंट्स है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति। यानी मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, यानी देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई गई, है ना। लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया। ठीक है, यानी मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, तो जॉन सोर के बस 4 ही पॉइंट हैं इनके शासनकाल में। अब इनके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। ठीक है, इनके शासनकाल में भी जो घटना हुई है उनकी मैं चर्चा करता हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में 1798 से 1805, वेलेस्ली 1798 से 1805, वेलेस्ली
सहायक संधि की नीति हुई थी। सहायक संधि की नीति 1798 में शुरू हुई थी, प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कोलकाता में, उसकी स्थापना हुई। कोलकाता में 1800 में स्थापना हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया। उसमें मैसूर 1799 में तंजौर और अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। उसमें बसीन की संधि हुई थी 1802 में। बसीन की संधि 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में। और 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया था। उसमें भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत अब संपादक मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था, और सही प्रकार के तत्वों और क्या होते थे, प्रकाश की सामग्री को सरकार के पास सेंसरशिप हेतु भेजना पड़ता था। यानी 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। ठीक है, और एक घटना है कि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। रेड फोर्ट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो लॉर्ड लेक के नेतृत्व में। और ऑक्टरनोली लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट भी बन गया था। लाल किले का पहला रेजिमेंट ऑक्टरलोनी। ठीक है, पहला रेजिमेंट बना था, ब्रिटिश रेजिमेंट फर्स्ट। तो 1802 में एमिम्स की संधि हुई थी। एमिम्स की संधि हुई थी तथा पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई थी। फ्रांसीसियों लास्ट है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, हम बता ही दिए हैं। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु जो सिविल सेवक जो होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किंतु 1802 ईस्वी में इसको बंद करके हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है,
इसको बंद कर दिया और ट्रेनिंग कहाँ मिला? हेल्बरी में। नेक्स्ट सर जॉर्ज बार्लो। इनका शासनकाल है 1805 से 1807। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक और वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम इनका शासनकाल है 1807 से लेकर 13। इनमें क्या होता है कि 1813 का चार्टर एक्ट आता है। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। इन 1807 से 1813 तक मिंटो का रहा है शासनकाल। इनके शासनकाल में जो घटना हुई थी, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। और सेकंड पॉइंट पे सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई थी। एक और संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ प्लस रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि, ठीक है। वो कब हुई थी? तो अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो इतना ही इसका पॉइंट है। इनके शासनकाल में बस इतना ही हुआ था। अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच। फिर 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था और सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई थी। इनकी शासनकाल 1807 से 1813 तक हुई थी। चार्ल्स इनका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। दोनों में फ़र्क है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स में वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन यह लॉर्ड हेस्टिंग्स है 1813 से 23, 13-10-23, 1813 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इवन लॉर्ड लगा हुआ उसमें वारेन लगा हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका शासनकाल 1813 से 23। ठीक है, 10 साल की है। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? 1814 से 16 में नेपाल से युद्ध हुआ था। ठीक है, 1814 से 16 में नेपाल से युद्ध हुआ। पिंडारियों का दमन,
ठीक है। पिंडारियों का दमन हुआ 1814-16 में नेपाल से युद्ध हुआ। और सुगौली की संधि भी हुई थी 1816 में। सुगौली की संधि 1816 में। तृतीय अंग मराठा युद्ध भी 1816 से 19 और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य विलय हो गया था। सुगौली की संधि के बाद 1816 में हेस्टिंग्स को एक उपाधि दिया गया था। ठीक है। सुगौली की संधि 1816 के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को उपाधि दिया गया। क्या का उपाधि दिया गया था? उपाधि दिया गया, उपाधि का नाम है मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। ठीक है। 1818 में ब्रिटिश रेजिमेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूतों रियासतों के साथ संधि किया था। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की और लॉर्ड हेस्टिंग्स में और क्या हुआ कि 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना। इसमें पिंडारियों का दमन हुआ था और पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा हुई थी। इसमें पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की गई थी। ठीक है। और रैतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू किया गया। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1822 में हॉर्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। रैतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लागू। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1822 में मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी, इतना ही पहले ही बता दिया हूँ, पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इनका कि 1822 का टेनेंसी एक्ट
1822 का टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट को हम लोग बोल सकते हैं काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया बंगाल में। ठीक है, एक और है, लास्ट है लॉर्ड, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, इनका शासनकाल 1823 से लेके 1828 तक है। ठीक है, 1823 बताया 1828 लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, एम हंस रहा है, एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 तथा यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। ठीक है, और यांडबू की संधि हुई थी 1826 में, और लास्ट हुआ था 1824 में बैरकपुर में। पटना में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, एक सेकेंड, सैन्य विद्रोह 1824 में। यानी कि लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल कब से कब तक था? (1823 से 1828). इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26। दूसरा यांडबू की संधि हुई थी 1826 में, और लास्ट पॉइंट है 1824 में बैरकपुर में सैन्य का विद्रोह हुआ था। बैरकपुर एक्चुअली वेस्ट बंगाल में उस समय था। वेस्ट बंगाल के राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में एक बैरकपुर जगह था। यह ऐतिहासिक शहर है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के ये सब जो घटना घटी है, इनकी चर्चा के बाद अभी बंगाल का गवर्नर जनरल अब समाप्त होता है। इसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे भी मैं भारत के गवर्नर जनरल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस सेशन को समाप्त करता हूँ, आज का क्लास। थैंक यू।